गुड मॉर्निंग एट क्लास। हमने कल भूकंप के बारे में जानना स्टार्ट किया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भूकंप क्या होता है। भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है और पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है, एक झटका सा महसूस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी की भूप्रपटी के भीतर गहराई के गड़बड़ी के कारण होता है, यानी कि ज़मीन के अंदर गड़बड़ी के कारण ज़मीन में झटके लगते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं। भूकंप हर समय और सब जगह आते रहते हैं। उसके आगे क्या देखेंगे हम, प्राय इनको नोटिस नहीं किया जाता, यानी कि हम इनको नोटिस नहीं कर सकते, पता नहीं लगा सकते। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं, यानी कि बहुत भयंकर वाले बहुत कम आते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम शक्ति का पहुंचा सकते हैं। इनसे जीवन संपत्ति का विशाल हानि हो सकती है। भूकंप से बाढ़, भूस्खलन, यानी कि क्या होता है, पहाड़ टूट कर नीचे गिर जाते हैं, इसमें भूस्खलन बोलते हैं। ओके, तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था और महासागरों के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों के अपार हानि हुई थी। यानी कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आई थी और महासागरों के आसपास में बहुत क्या होती, हानि हुई थी। आगे, भूकंप का क्या कारण है, भूकंप किस किस कारणों से आता है। प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे, यानी कि पहले के ज़माने में लोग नहीं जानते थे। ठीक है, अतः उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं, जैसे बूढ़ों की दादी ने सुनाई थी, के द्वारा व्यक्त की जाती थी। बूढ़ों की दादी ने क्या बताया था कि मेरी दादी ने मुझे बताया कि पृथ्वी किसी सांड के एक सींग पर टिकी है। ठीक है, तथा एक सांड इसे दूसरे सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। ये कैसे सत्य है, ये ऐसे सत्य हो सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है, ये अंधविश्वास है, हमको साइंस में एक्चुअली चीज़ बताई जाती है। तो संसार के अन्य भागों में इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं, सभी जगह अलग अलग क्या होती है, ये चीज़ें होती है। पृथ्वी के अंदर भूकंपन का क्या कारण होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या चीज़ होती है कि इसमें भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, अब हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ी के कारण भूस्पंद आते हैं, है ना, जो झटके लगते हैं ना, उसे वो आते हैं। और पृथ्वी की इस परत को भूप्रपटी कहते हैं, यानी कि जिस जगह है भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, हम भूप्रपटी कहते हैं। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है, यानी कि अपनी पृथ्वी क्या है, एक ही चीज़ थोड़ी है, अलग अलग टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं, यानी कि अलग अलग प्लेटों में क्या होती है, विभाजित है। ये प्लेट निरंतर गति करते रहते हैं। जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टकराव के कारण एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है और इसके भूप्रपटी के विभोक्ष उत्पन्न होता है और ये विभोक्ष पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है, यानी कि सभी प्लेटों में विभाजित होती है, परंतु ये निरंतर गति करती रहती है। अगर टकराएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर नीचे चली जाती है और जिससे क्या होता है, हमको भूकंप के झटके महसूस होते हैं। यद्यपि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक यह संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सके। यानी कि अभी इतना डिटेल जानने के बाद भी हमको हम ये नहीं बता सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि भूकंप अब भविष्य में किस जगह किस स्थान पर आएगा। ओके, पृथ्वी पर भूस्पंद ज्वालामुखी के फटने तथा उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिक विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, है ना, जो प्लेटें निरंतर गति करती रहती है, इनसे टकराव के कारण क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है। ओके, भूकंप आने की संभावना अधिक हो जाती है, अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। जहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है उसे क्या बोलते हैं, हम भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। भारत में अति भूकंप आंशिक क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ कारण, राजस्थान का सिंध गंगा के मैदान, दक्षिण भारत के कुछ भाग खतरे के क्षेत्र में आते हैं। यानी कि इन क्षेत्रों को जहां भूकंप आने की संभावनाएं होती है उन क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं, भूकंप क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। शाबाश। और किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, यानी कि भूकंप किससे मापा जाता है, रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। और अधिक विनाशकारी भूकंपों को रिक्टर पैमाने पर परिणाम 7 से अधिक होता है। और भुज और कश्मीर में आए दोनों भूकंप जो हमने पहले पढ़े थे ना, ठीक है, परिणाम 7.5 से अधिक था, यानी कि वहाँ जो उसकी मापने की जो इकाई है ना, ठीक है, देखो 1% देखो इसमें बन सकता है कि भूकंप को किससे मापते हैं, तो भूकंप का एक परिणामों को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अगर इसका पैमाना 7 से अधिक आता है तो ये क्या होता है, एक भ्रंश क्षेत्र कहलाता है।
और भूकंप से बचाव, हम अब भूकंप के बारे में पढ़ लिया, भूकंप का निर्माण कैसे होता है वो पढ़ लिया। भूकंप से पढ़ेंगे हम बचाव, किस कारण से उत्पन्न होते हैं। उससे पहले देखेंगे हम भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं। भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर क्या करते हैं, तरंगे उत्पन्न करते हैं, और इन तरंगों को भूकंपी तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखिक नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप लेखिक के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंपी तरंगों को किससे रिकॉर्ड किया जाता है, भूकंप लेखी नामक उपकरण से। और यह उपकरण मात्र एक कंपायन छड़ और लोलक द्वारा होता है, ये वाला, ठीक है। आगे भूस्पंद आने पर दोलन कंपन करने लगता है और इसे कंपायन तंत्र के साथ पेन जुड़ा होता है, ठीक है। यह पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज के पट्टे पर भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करता है, यानी कि डिजाइन्स बनाता है। जैसे कि यहाँ बना रहा है, आप लोग देख सकते हो, है ना। इस पे पेन है, जैसे कंपन उत्पन्न होगा तो ये क्या होगा, इसके ऊपर डिजाइन बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, तरंगों को बनाना स्टार्ट कर देगा। और इस पेन के नीचे गति करने वाले कागज के पट्टे भूकंपी रिकॉर्ड को करता है, और इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंपों का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं, जो कि चित्रपट 15 में दिखा था हमने भी। वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने में क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं, यानी कि हमको कितनी क्षति पहुंचा सकते हैं। विज्ञान में अन्य बहुत पैमानों में भांति डेसिबल एक अन्य उदाहरण है। रिएक्टर पैमाना रैखिक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि पैमाना 6 परिणाम के भूकंप के क्षतिनाशी ऊर्जा 4 परिणाम के भूकंप के विनाश की ऊर्जा का 1.5 गुना अधिक है नहीं है। वास्तव में परिणाम में 2 की वृद्धि का अर्थ है 1000 गुना वृद्धि विनाश ऊर्जा उत्पन्न होना, यानी कि मान लो जैसे 4 से 6 में उत्पन्न होगा तो यानी कि 1000 गुना अधिक नुकसानदायी होगा। इसके लिए 6 के किसी भूकंप की विनाश ऊर्जा 4 से की तुलना में 1000 गुना अधिक होती है। अब भूकंप से बचाव के तरीके देखेंगे हम। उपरोक्त चर्चा से हमने ये भी सीखा कि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हमने ये भी देखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं, अतः यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। भूकंपी क्षेत्रों जहाँ पर भूकंप आने की अधिक आशंका होती है में रहने वाले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेष रूप से तैयार रहना होता है। और सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों को झटकों को सह सकें। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी संभव बना सकती है। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हो ताकि भूकंप निरापाद हो, यानी कि ढांचे क्या हो, एक सरल रूप से हो, जिससे क्या होगी, वो भूकंप क्या हो, निरापाद हो, यानी कि आसानी से वर्क ना कर पाए। किसी योग्य आर्किटेक्ट और संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए। इसके अलावा अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ों का उपयोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं हो। अलमारी अत्यधिक दीवारों के साथ जड़ना अच्छा होता है, जिससे वे आसानी से न गिरे। दीवारों के अंदर अपन देखते हैं ना, दीवारों के अंदर ही अलमारी होती है, ठीक है, वो अच्छी चीज़ है। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक यानी कि गाइजर, है ना, आदि को दीवार पर लटकते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर लोगों के ऊपर न गिर जाए। इस तरीके से हमको सेट करना चाहिए। और चूंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः यह है कि सभी भवन विशेष ऊंची इमारतों में अग्निशमन सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होनी चाहिए। और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधक मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है, यानी कि किस किस प्रकार से बना सकते हैं। भूकंप झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। यदि आप घर में हैं तो क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए। किसी मेज के नीचे आश्रय लें और झटकों के रुकने तक वहीं रुकें, यानी कि हमें किसी एक मेज अथवा किसी कॉर्नर के अंदर जाकर बैठ जाना चाहिए ताकि हमारे सिर को बचाना चाहिए, ताकि हमें कोई चोट नहीं पहुंचे। ऐसी ऊंची भारी वस्तुओं से दूर रहे जो आप पर गिर सकती है, यानी कि ऐसे नहीं आप नीचे तो बैठे हैं परंतु आप पर एक भारी भरकम चीज़ लटक रही हो और भूकंप आने के कारण वो आपके सिर पर गिर जाए जिससे आपकी मृत्यु हो जाए। ऐसा भी नहीं करना हमको। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं और अपने सिर को तकिए से बचाव करें। तकिए अपने सिर के ऊपर रखकर अपने सिर को बचाव करना है। यदि आप घर से बाहर हैं तो हमें क्या क्या सुरक्षा बरतनी चाहिए। भवन, वृक्षों और ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान में खोजे, धरती पर लेट जाएं, यानी कि जहाँ खाली इलाका हो। क्योंकि अगर भूकंप आता है तो खंभे गिर जाते हैं तो जो तार है, विद्युत लाइनें, वो हमारे ऊपर गिरेगी तो भी हमें क्षति पहुंच जाएगी। भवनों के आसपास हैं तो उनके गिरने से हमें क्षति पहुंच सकती है। पेड़ हमारे पर गिरेंगे तो भी हमें क्षति हो सकती है। यदि आप किसी कार और बस में हैं तो बाहर न निकलें। ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे खुले स्थान पर पहुंचे और भूस्पंदन के समाप्त होने पर विद्युत विसर्जन किसे कहते हैं। आवेशों के संचयन से जो चमक उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विसर्जन कहते हैं। धनावेश और ऋणावेश हमने पढ़ा था ना, बिजली निर्माण कैसे होती है, तो दोनों धनावेश और ऋणावेश के मिलने से जो चमक उत्पन्न होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत विसर्जन कहेंगे। अगला प्रश्न है
विद्युत के अंदर तड़ित से घर के अंदर तड़ित से बचने के उपाय लिखिए। अगर हम घर के अंदर हैं और बिजली कड़क रही है तो हम ऐसी कौन कौन सी सावधानियां बरतें हैं ताकि हमको नुकसान नहीं हो। तो आपने मैंने आपको जब लेसन रीडिंग कराई तब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना चाहिए, विद्युत उपकरणों को विद्युत सॉकेट से बाहर निकाल लेना चाहिए ताकि अगर बिजली गिरती है या आसपास गिरती है तो उसमें क्या हो, विद्युत उपकरण को हानि नहीं पहुंचे। उसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है, बहते जल अर्थात पानी के संपर्क में नहीं रहेंगे, पानी के संपर्क में नहीं रहेंगे, ठीक है। क्यों? कि पानी से भी क्या होता है, हमको विद्युत से नुकसान हो सकता है। इसके अलावा थर्ड क्या है, तड़ित के समय भूलवश भी विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं करेंगे, गलती से भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया को समझाएंगे हम, यानी कि अब अगला प्रश्न है विद्युत विसर्जन, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा ना विद्युत विसर्जन, इसकी पूरी प्रोसेस बताएंगे अपन, ठीक है। तो देखो बादलों के ऊपरी किनारे पर धनावेश एकत्रित होते हैं, बादल होते हैं उसके ऊपरी किनारों पर तो क्या होंगे धनावेश, और निचले किनारों पर क्या होते हैं ऋणावेश, और धरती के ऊपर भी क्या होते हैं धनावेश। अब धनावेश और ऋणावेश के मिलने से चमक उत्पन्न होगी और ध्वनि उत्पन्न करेगी, और इन दोनों के मिलने से क्या होगा, जो प्रक्रिया होगी, ठीक है, उससे हम क्या बोलेंगे विद्युत विसर्जन बोलेंगे। अब देख लो इधर, बादलों के ऊपरी किनारों पर धनावेश एकत्रित हो जाते हैं और ऋणावेश निचले किनारों पर, और धरती के निकट भी धनावेश उपस्थित होते हैं, प्लस पॉइंट उपस्थित होते हैं। जब संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो जाता है तो वायु इसके प्रभाव को नहीं रोक पाती है, और परिणाम स्वरूप ऋणात्मक और धनावेश के मिलने से चमक सहित ध्वनि उत्पन्न होती है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं सर, विद्युत विसर्जन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे चौथा प्रश्न कि भवनों में भू संक्रमण की व्यवस्था क्यों की जाती है। आप लोगों ने जाना कि भवनों के ऊपर एक इस तरीके का वी शेप का लगाया जाता है ना, लोहे की, है ना, वो क्यों लगाया जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है कि विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से बचने के लिए भवनों में भू संक्रमण की व्यवस्था की जाती है। अब हम दूसरा प्रश्न देखो, भूकंप तरंगों को किस उपकरण से रिकॉर्ड किया जाता है। अब हमने पढ़ा था ना भूकंप तरंगों को किससे रिकॉर्ड किया जाता है, भूकंप लेखी से। अब हम पढ़ेंगे भूकंप की विभिन्न परतों के नाम लिखिए, यानी कि अब अपनी पृथ्वी है ना, पृथ्वी की विभिन्न परतों के नाम लिखेंगे। पृथ्वी कितने परतों में बढ़ती हुई है ना, मैंने आप लोगों को निरंतर रूप से गति करती रहती है, फिर वो एक दूसरे से टकरा जाती है ना, अलग अलग परतें होती है। तो कौन कौन सी परतें इधर देखो, एक तो है फर्स्ट भूप्रपटी, सेकंड क्या है प्रवार, तीसरा क्या है बाह्य कोड, और चौथी क्या है आंतरिक कोड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं। आप लोगों को जस्ट मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, भ्रंश क्षेत्र किसे कहेंगे, जिस स्थान पर भूकंप आने की संभावना अधिक होती है उसे क्या कहेंगे हम भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। देखो यही चीज हम इसके अंदर लिखेंगे, वह क्षेत्र जहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है उस क्षेत्र को भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत में किन स्थानों पर भूकंप अधिक आते हैं, यानी किन किन स्थानों पर, कौन कौन से स्थान भ्रंश क्षेत्र में अंदर आते हैं। तो देखो कश्मीर, पश्चिम व केंद्रीय हिमालय, कचकारण, राजस्थान में सिंध गंगा, इन क्षेत्रों में क्या आती है अधिक, ये भ्रंश क्षेत्र के अंदर आते हैं। भूकंपी तरंगे किसे कहते हैं, भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं उसे हम भूकंपी तरंगे कहते हैं। यानी कि भूमि में जो भूस्पंदन के कारण जो तरंगे उत्पन्न होती है ना, धरती हिलने के कारण जो तरंगे उत्पन्न होती है उन्हें हम क्या बोलेंगे भूकंपी तरंगे। भारत में कौन सी संस्था भूकंप प्रतिरोध मकान बनाने की अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के द्वारा क्या होता है, हमको ये बताया जाता है कि हमें भूकंप प्रतिरोध मकान बनाने की आवश्यकता है। भूकंप क्या होता है, भूकंप से क्या क्या होता है, क्या होता है भूकंप पृथ्वी पर एक प्रकार का झटका होता है जो पृथ्वी में भूप्रपटी की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। यह हर समय और हर जगह आ सकता है, इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इसके अलावा विशाल भूकंप बहुत कम आते हैं और विशाल भूकंप से बहुत जन हानि होती है। भूकंप से बाढ़, भूस्खलन व सुनामी आती है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, अन्य महत्वपूर्ण पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ये आप लोगों को अभी वीडियो में जो अपने लेसन रीडिंग करते समय जो मैंने बताया था ना आप लोगों को, ठीक है, उससे आप लोगों को ये वाला चित्र बनाना है। थैंक यू।